Hello everyone, welcome to IBE online platform. Here is the next chapter that is climate change. बेसिकली आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो क्लाइमेटिक फैक्टर हैं जो क्लाइमेट्स को अफेक्ट करते हैं और यहाँ पर किस तरीके से हमारे जो एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लाइमेट चेंज ये दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज क्लाइमेट, क्लाइमेट मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। तो क्या यहाँ पर दो वर्ड आते हैं। फर्स्ट इज आपने सुना होगा एक वेदर होता है, सेकेंड होता है क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट और वेदर में एक छोटा सा डिफरेंस है। जो वेदर है, वेदर को हिंदी में हम मौसम कहते हैं, मौसम। ठीक है, और मौसम जो होता है, जो वेदर होता है वो शॉर्ट टर्म का होता है। बट जो क्लाइमेट होता है इसको हम बोलते हैं जलवायु। ठीक है, जलवायु मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन, तो जलवायु की जो अवस्थाएं हैं, जो वहाँ पर चीज़ें हैं। तो इन दोनों में अगर डिफरेंस क्रिएट करें तो जो क्लाइमेट है वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन का है, अप्रॉक्स 30 to 35 ईयर्स का एक एवरेज होता है। बट अगर मैं वेदर की बात करता हूँ, मौसम, तो मौसम क्या है, ये एक शॉर्ट टर्म का है। तो जो वेदर है दैट इज शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब कि अभी कोल्ड वेदर है, देन समर है, देन रेनी है। ठीक है, तो दैट इज वेदर। बट जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट मीन्स होता है एक लॉन्ग टर्म। तो जब लॉन्ग टर्म में जो हमारे इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं दैट इज क्लाइमेट चेंज। ठीक है, वो क्लाइमेट चेंज कुछ जितने भी अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही हैं उस एक्टिविटीज़ की वजह से ऐसा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल गैस है, ठीक है, जिनको ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और ये भी देखेंगे कौन कौन से यहाँ पर कन्वेंशन या प्रोटोकॉल है जिनको इम्प्लीमेंट किया गया पूरे वर्ल्ड में एज वेल एज इंडिया में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हो दैट इज डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज डिस्क्राइब चेंज इन द एवरेज कंडीशन सच एज टेम्परेचर एंड रेनफॉल इन अ रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ए टाइम। मैंने अभी आपको बोला कि लॉन्ग पीरियड ऑफ ए टाइम एक एवरेज टाइम पीरियड होता है। एवरेज मान लिया 35 to 40 ईयर्स का हम ये एवरेज टाइम पीरियड लेते हैं। तो जो क्लाइमेट है ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, या लॉन्ग टाइम का होता है। बट वही अगर मैं वेदर की बात करूँ तो वो शॉर्ट शॉर्ट टर्म का होता है। अब ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, या जो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से जो हमारे इन्वायरमेंट में अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है, वो कंडीशंस क्या क्या हैं, सच एज रेनफॉल एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर और रेनफॉल की वजह से होता है। बेसिकली क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम पूरे वर्ल्ड में देखते हैं कि कहीं पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, कहीं पर रेनफॉल बहुत कम हो रहा है। ठीक है, कोई ऐसा इन्वायरमेंटल कंडीशन जहाँ पर रेनफॉल पहले नॉर्मल कंडीशन में बहुत ही नॉर्मल रेनफॉल था, बट अगर अभी हम देखें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी की हम बात करें, करंट सिनेरियो की बात करें, तो राजस्थान में इस बार जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में इस समय बहुत ज़्यादा फ्लड आया। ठीक है, जबकि आपको पता है कि जो राजस्थान है वहाँ पर बहुत कम पानी बरसता है। ठीक, तो ये क्या है, दैट इज़ द मेन रीजन ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक चेंज। और क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से है, दैट इज़ टेम्परेचर एंड रेनफॉल। तो जो जयपुर वाला कंडीशन है आप उसको रेनफॉल से कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर है। और अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो हमारा जो ग्लोबली टेम्परेचर है वो 2 डिग्री इंक्रीज हो गया है, एवरेज टेम्परेचर। अगर मैं मानता हूँ कि एवरेज हमारा जो टेम्परेचर था 35 डिग्री था मैक्सिमम, बट अभी कितना हो गया, एवरेज 38 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम हो गया। तो ये इंक्रीमेंट हो रहा है, और वो इंक्रीमेंट किस वजह से हो रहा है अभी आगे आप कंडीशंस देखोगे। तो बेसिकली आप, आई होप आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट क्या होता है। ये मेन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए क्लाइमेट एंड वेदर में। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। ये वर्ड से आप काफ़ी लोग अवेयर होंगे। ग्लोबल मीन्स होता है अर्थ, और वार्मिंग मीन्स होता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो करना। ठीक है, तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करना दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। बट ग्लोबल वार्मिंग के रीज़न क्या क्या हैं, कैसे ग्लोबल वार्मिंग होता है, क्या क्या रीज़न है, क्या क्या यहाँ पर फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम फैक्टर्स की बात करते हैं, यहाँ पर हम रीजंस की बात करते हैं। तो देखते हैं व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। Global warming is an average increase in the temperature of the atmosphere near the Earth's surface and in the troposphere, which can contribute to change in global climate pattern. अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज के साथ साथ रेन पैटर्न भी क्या होगा, चेंज होगा। और जो पूरी तरीके से जो हमारा ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में है ग्लोबल वार्मिंग कैन अकर from a variety of causes, both natural and human induced. In common use, global warming often refer to the warming that can occur as a result of increased emission of greenhouse gases from human activity. मीन्स ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन रीज़न है वो आपको बस केवल एक चीज़ याद रखना है, दैट इज़ ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैसेज
टेम्परेचर को इंक्रीज करने में मेन रोल प्ले करती हैं, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं, टेम्परेचर को ट्रैप कर लेती हैं। जैसे कि अर्थ है, तो अर्थ में जब सन से रेडिएशन आती है दैट इज शॉर्ट वेव रेडिएशन, ठीक है। और जब ये शॉर्ट वेव रेडिएशन रिवर्स होकर के बाहर जाती हैं वापस इन्वायरमेंट में, आपने एक हीट बजट चैप्टर पढ़ा होगा या आपने एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं आपने हीट बजट सुना होगा। हीट बजट का सिंपल सा मतलब होता है कि जितनी भी टेम्परेचर अर्थ में एंटर करता है वो एक टेरेस्ट्रियल हीटिंग या टेरेस्ट्रियल इमिशन के फॉर्म में रिवर्ट हो जाता है, मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों इक्वल होगा, सिंपल सी बात है। बट ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं कि ये जो रिवर्ट होकर के जो टेरेस्ट्रियल हीट है, जिसको मैं बोल सकता हूँ लॉन्ग वेव रेडिएशन, ठीक है, जब हीट आती है दैट इज़ शॉर्ट वेव रेडिएशन, और जब रिवर्ट होकर के जाती है दैट इज़ लॉन्ग वेव रेडिएशन। और इस लॉन्ग वेव रेडिएशंस को ये ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप कर लेते हैं, चारों तरफ से ट्रैप कर लेते हैं, जिससे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली आप समझ गए होंगे कि टेम्परेचर जो अर्थ का है वो इंक्रीज़ होता है। और कौन कौन से फैक्टर हैं वो अभी हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट क्या क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको 3-4 इम्पैक्ट दे देगा और उससे बोलेगा कि 1 और 2 और बोथ, इस तरीके से देता है। तो ज़्यादातर जनरली ये जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर ऑल ऑफ द अबव, ये जो अगर स्टेटमेंट आपके सामने है या ऑप्शन अगर आपके सामने है तो वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, तो ज़्यादातर मोस्टली केस में वही सही होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट अगर देखते हैं तो राइज इन सी लेवल का इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि इसका एक रीज़न ये भी है, सी लेवल तभी बढ़ेगा जब वहाँ पर ग्लेशियर्स का मेल्टिंग होगा। और यहाँ पर देखिए मेंशन है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक है, तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स की वजह से राइज इन सी लेवल, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। देन चेंज इन रेनफॉल पैटर्न, कहीं पर बहुत हैवी रेन हो रही है, कहीं पर बहुत लो रेनफॉल हो रहा है। इंक्रीज्ड likelihood of extreme events such as heat wave, flooding और hurricanes, ठीक है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जो कंडीशंस है, कुछ इवेंट्स हैं, जैसे कि हीट वेव मतलब कि जो गर्म हवाएं चलती हैं, फ्लडिंग मतलब कि कहीं पर एक तरीके से बाढ़ आ जाती है, और हरिकेन्स जैसे कि हम लोग अपने यहाँ बोलते हैं ना साइक्लोन्स, ठीक है, तो वही है एक टाइप का हरिकेन्स। तो हरिकेन्स, फ्लड, हीट वेव, ये सब किसकी वजह से है, ये सारे रीज़न हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। मेल्टिंग ऑफ द आइस कैप्स, ये सेम है। वाइड स्प्रेड वेनिशिंग ऑफ एनिमल पॉपुलेशन ड्यू टू हैबिटेट लॉस, अब हैबिटेट लॉस की वजह से मैंने बायोडाइवर्सिटी में बताया था, यहाँ पर क्या हो रहा है, इनकी जो पॉपुलेशन है, एनिमल की पॉपुलेशन, वो भी डिक्रीज हो रही है। स्प्रेड ऑफ डिजीज़ लाइक मलेरिया, ठीक है, ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स और लॉस ऑफ प्लैंक्टन्स ड्यू टू वार्मिंग ऑफ सी। प्लैंक्टन्स मतलब फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन, और ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं ये समुद्र के अंदर होते हैं, सी में होते हैं, और टेम्परेचर बढ़ने से, वार्मिंग होने से इनका क्या होता है, इनकी एक तरीके से डेथ हो जाती है, मतलब ये ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इम्पैक्ट है जो इम्पोर्टेंट है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी हमने पढ़ा था ग्लोबल वार्मिंग, अब हम पढ़ रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर मैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग अगर ना होता तो क्या हम अर्थ में सर्वाइव कर पाते, नहीं, हमारा जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हो पाता, और एक तरीके से जो अर्थ है वो एक बर्फ़ का गोला होता, आइस क्यूब होता है एक तरीके से। तो ग्लोबल वार्मिंग अगर एक बहुत लिमिटेड टाइम, मतलब टाइम पीरियड के लिए हो रहा है और लिमिटेड फिनोमिना है, एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए है, पर्टिकुलर टाइम के लिए है, तो ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके से कवर अप कर रहा है, वार्म कर रहा है अर्थ को, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, जिसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स को के एक्टिविटी के लिए, हमारे हार्मोन्स और एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, दैट इज़ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अगर बॉडी टेम्परेचर से बहुत नीचे जाते हैं, मतलब अगर ठंड की बात करें, कोल्ड वेदर की बात करें, तो वहाँ पर हमारा कोई भी काम करने का मन नहीं होता है, बहुत ठंड लगती है, और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन होती है, अगर बहुत गर्मी होती है, हाँ बहुत हॉट समर होता है, वहाँ पर भी हमारा काम करने का मन नहीं होता है। यही सेम है कि वार्मिंग की वजह से अर्थ को कवर किया जाता है, और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिट है। बट अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये चीज़ होती है, एक्सेस अमाउंट में होती है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। तो अभी ग्लोबल वार्मिंग को आप ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस गैसेस से क्लियरली समझ जाओगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरली अकरिंग फिनोमिना
दैट ब्लैंकेट द अर्थ लोअर टेम्परेचर एंड वार्म इट मेंटेनिंग द टेम्परेचर सुटेबल फॉर लिविंग थिंग टू सर्वाइव। देखो ये वही चीज़ लिखा हुआ है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये नेचुरली फिनोमिना है, ठीक है। नेचुरली फिनोमिना मतलब ये पहले भी होता था और इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग भी होती थी, ग्लोबल वार्मिंग भी यहाँ पर होती थी, बट वो एक लिमिटेड पैटर्न था और एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए था, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में नहीं था। तो इसमें क्या होता था कि जो इन्वायरमेंट है, मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर को वार्म रखा जाता था, यहाँ पर क्या किया जाता था, उसको गर्म रखा जाता था और मेंटेन द टेम्परेचर सुटेबल फॉर लिविंग थिंग टू सर्वाइव। और वो ऐसा टेम्परेचर मेंटेन करते हैं जिसकी वजह से जो लिविंग थिंग है, जैसे ह्यूमन है, एनिमल है, ये सर्वाइव कर सके। अगर नहीं होगा तो यहाँ पर बहुत ठंड हो जाएगी, एक तरीके से आइस क्यूब या एक बर्फ़ का गोला हो जाएगा। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ अ प्रोसेस सिमिलर टू ग्रीन हाउस। अब सिमिलर टू ग्रीन हाउस मतलब ये जो इफेक्ट है ये एक तरीके से ग्रीन हाउस का एक की तरह है। अब वो ग्रीन हाउस क्या होता है अभी मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में कि व्हाट इज़ ग्रीन हाउस, ठीक है। देन मैं इफेक्ट के बारे में अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। So the greenhouse effect is a process caused by greenhouse gases which occur naturally in the atmosphere. This process play a crucial role in warming the earth's surface, making it habitat. This is also the reason the earth has sustainable life as it maintain an average temperature of 15 डिग्री सेल्सियस। ये जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है ये 15 डिग्री सेल्सियस है और इसको मेंटेन करने के लिए, इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये ग्रीन हाउस इफेक्ट काम करता है, ठीक है। बट अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो क्या होता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता। टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता तो हमारे लिए सर्वाइव करने के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम आती। अब हमें बात यह करनी है कि व्हाट इज़ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस अगर आप समझ गए तो यहाँ पर आप ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आप समझ जाओगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि व्हाट इज़ ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस को समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक ब्लैंक यहाँ पर मैंने स्लाइड ऐड करी है जिससे मैं आपको ग्रीन हाउस समझा सकूँ कि व्हाट इज़ ग्रीन हाउस। बेसिकली होता क्या है ग्रीन हाउस के लिए, जितने भी पोलर रीजन है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत लो होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्रीन हाउस को बनाते हैं। ग्रीन हाउस का मतलब है कि ये जो ग्लास से हम एक एरिया को कवर करते हैं, मतलब एक हम रूम को बनाते हैं, एक रूम है, एक चैम्बर है जो कि ग्लास से बना है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब सन से रेडिएशन आती है, और मैंने अभी आपको बताया कि जो सन से रेडिएशन आती है वो शॉर्ट वेव के फॉर्म में आती है, और जब ये इसमें एंटर करेगी तो एंटर करने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट होगी वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में। बट ये जो ग्लास है, ये ग्लास इस लॉन्ग वेव को क्या करेगा, रोक लेगा, ये इसको बाहर नहीं जाने देगा, ये ट्रैप कर लेगा इसको। ट्रैप करने से क्या होगा, इस चैम्बर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लगेगा और ये एक नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, जिसकी वजह से इस चैम्बर के अंदर हम वेजिटेटिव एक्टिविटी भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर किसी भी एनिमल को या हम खुद यहाँ पर जा कर के अपने आप को अच्छा फील करा सकते हैं कि हाँ टेम्परेचर ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे आप समझिए कि आप किसी कार के अंदर बैठे हुए हो और कार आपकी रोड पे खड़ी है, ठीक है। जब कार आपकी रोड पे कहीं पार्क होती है, बहुत देर तक धूप में खड़ी है, जब बहुत ज़्यादा यहाँ पर सन रे हिट करती है तो आपने फील किया होगा कि जैसे ही आप कार का डोर ओपन करते हो तो आपको बहुत तेज़ी से वहाँ पर गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ इंक्रीज़ होता है, क्योंकि वो जो ग्लास है वो क्या करेगा, उसकी जो सन की जो शॉर्ट वेव रेडिएशंस हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेगा और वापस रिफ्लेक्ट नहीं होने देगा। तो ये तो है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस बेसिकली हम अपने लिए बनाते थे और ग्रीन हाउस का यूज़ हम वेजिटेटिव एक्टिविटी और एनिमल्स के लिए, मतलब हम लोग अपने लिए भी करते थे जिससे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो सके। और ये फिनोमिना ग्लोबली भी होता है, और ग्लोबली कैसे होता है, नेचर इसको करता है, ठीक है। नेचर ने हमारे पूरे अर्थ के चारों तरफ ग्रीन हाउस गैसेस को छोड़ रखा है, नेचुरली गैसेस को, जो इन टेम्परेचर को, मतलब जो सन की जो रेज हैं, जो शॉर्ट वेव रेज हैं, उनको ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से इंक्रीज होता है टेम्परेचर। बट अगर ये एक्सट्रीम कंडीशन में होगा, दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड, मतलब जो हमारी लास्ट स्लाइड थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, और मैंने आपको ग्रीन हाउस के बारे में बताया कि ये क्या है, ग्लास का चैम्बर है जिसमें शॉर्ट वेव रेडिएशन एंटर करती है सन की, और जब वो हिट करके बाहर निकलती है वो उसको ट्रैप कर लिया जाता है, और ट्रैप करने की वजह से इस चैम्बर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि यहाँ पर मैंने एक डायग्राम के साथ चीज़ों को थोड़ा सा प्रोसेस को समझाया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस गैसेज आखिर बेसिकली किस तरीके से फंक्शन करती हैं। तो ग्रीन हाउस और ग्लास हाउस, देखिए अभी मैंने आपको ग्लास के बारे में बताया ना, ग्लास हाउस, तो ग्रीन हाउस और ग्लास हाउस इज अ क्लोज्ड ग्लास स्ट्रक्चर इन विच प्लांट आर ग्रोन इन रेगुलेट क्लाइमेटिक कंडीशन। वही सारी चीज़ें यहाँ मेंशन है जो मैंने अभी आपको डायग्राम से समझाया। In a such structure, the solar radiation passes through the glass and is absorbed by the floor, earth, and other contents inside. They in turn become warmer and radiates the energy as infrared heat radiation, which is of longer wavelength. तो longer wavelength जो मैंने बताया, longer wavelength जब अर्थ के अंदर वो एंटर करेगी, अर्थ नहीं मैं यहाँ पर बोलूँगा, मैं यहाँ पर एक चैम्बर बोलूँगा, ग्रीन हाउस चैम्बर। तो जैसे इसके अंदर एंटर करेगी तो ये जो ग्लास से बना हुआ है ये लॉन्ग वेव रेडिएशन को क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा। शॉर्ट वेव रेडिएशन एंटर करेंगी और लॉन्ग वेव रेडिएशन को ये ट्रैप कर लेगा। दिस रेडिएशन कैन नॉट स्केप फ्रॉम द ग्लास सिंस ग्लास कैन नॉट ट्रांसमिट इंफ्रारेड रेडिएशन, thus the temperature inside the greenhouse increases. This is the greenhouse effect. बेसिकली आप समझ गए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। मैंने जो आपको डायग्राम समझाया वो डायग्राम यहाँ पर मेंशन है कि किस तरीके से होता है, क्लियर है। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन के होने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लोबल वार्मिंग से ग्रीन हाउस इफेक्ट है या ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग है, तो आप बोलोगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग एक रिजल्ट है और वो रीज़न क्या है उसका, उस रिजल्ट का क्या रीज़न है, दैट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लियर। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा एक इमेज बना के दिखाई है कि किस तरीके से एनर्जी को ट्रैप किया जाता है। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो गैसेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो ये अर्थ की सरफेस है और अर्थ की सरफेस में ये अलग अलग टाइप के इमिशन इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार से भी कुछ ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज़ हो रही हैं, ठीक है। चिमनीज़ हो गई, अलग अलग फैक्ट्रीज़ हो गई, हमने कोई चीज़ को बर्न किया या हमने किसी स्प्रेंट को यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी प्रोडक्ट रिलीज़ होते हैं या जो भी गैस निकलती हैं या बाई प्रोडक्ट रिलीज़ होती हैं, ये एक तरीके से चैम्बर क्रिएट कर लेते हैं। अब इस चैम्बर में क्या होगा कि जैसे अर्थ की रेडिएशन सन की रेडिएशन एंटर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशन, ये ट्रैप कर ली जाएंगी। और ट्रैप करने के लिए कौन आएगा, ग्रीन हाउस गैसेज इसको ट्रैप करेंगी, जिसकी वजह से ये इन्वायरमेंट में बाहर नहीं जा पाती और फाइनली टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि व्हाट इज ग्रीन हाउस गैसेज। So in a simple term, gases that trap heat in the earth atmosphere are known as greenhouse gases, abbreviated as GHG। इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस ही मेन रोल प्ले करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए। अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ से सराउंडिंग्स में ग्रीन हाउस गैसेज ने इसको ट्रैप कर लिया है। तो अब जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी एंटर तो करेगी हीट इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशन, बट वो जब हिट करके वापस जाएगी तो ये ट्रैप हो जाएगी और ट्रैप होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा। दे कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट विच इज द रिजल्टेंट हीटिंग इफेक्ट, जिसको मैं बेसिकली क्या बोल सकता हूँ, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। बेसिकली जो रिजल्टिंग इफेक्ट क्या है वो क्या है, हीटिंग इफेक्ट है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। अब कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है, दैट इज वाटर वेपर, ये वाटर ही है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन, क्लियर है। अब यहाँ पर आपको मेन क्या याद रखना है कि ये जो मेन रोल कौन प्ले करता है, आपसे पूछा जाए कि ग्रीन हाउस गैसेस में मेन ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है, और आपको ये 3-4 ऑप्शन दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लिया आपको दे दिया वाटर वेपर, सेकंड दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ दे दिया मीथेन, ठीक है, और दे दिया ओजोन। मान लिया आपको ये 4 ऑप्शन दे दिए और आपसे बोला गया कि यहाँ पर मेन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो इफेक्ट करती है, तो दैट इज वाटर वेपर। वाटर वेपर मेन गैस है, दैट इज ग्रीन हाउस गैस जो एनर्जी को सबसे ज़्यादा ट्रैप करती है। अगर वाटर वेपर ज़्यादा है मीन्स ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, और ह्यूमिडिटी में टेम्परेचर वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, आपने फील किया होगा।
अदर ग्रीन हाउस गैसेज आर कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लोरेंटेड गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्लैक कार्बन एंड ब्राउन कार्बन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी। आईपीसीसी ये एक इंस्टीट्यूशन है जो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बताता है। मतलब इसने बताया है कि बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होनी चाहिए। इसका फुल फॉर्म अगर मैं आईपीसीसी की फुल फॉर्म की बात करूं तो इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, दैट इज़ आईपीसीसी। और ये इसने डिसाइड किया है कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन हाउस गैसेस को बेसिकली किसने बताया, किस इंस्टीट्यूशन ने डिस्कस किया या क्लियर किया। तो अगर ऑप्शन आपको दिया गया यूएन, ठीक है, या आपको दिया गया यूएनएफसीसीसी, ठीक है, इस तरीके से आपको ऑप्शन दिया गया तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पर है इंटरनेशनल पैनल और क्लाइमेटिक चेंज, दैट इज आईपीसीसी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं ओजोन डिप्लीशन, मेन है, इंपॉर्टेंट है ओजोन के बारे में। तो ओजोन आप लोगों ने सुना होगा कि केमिकली सिंबल इसका ओजोन का क्या होता है, O3 होता है। यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल हैं ओजोन के, और ये बहुत अनस्टेबल होता है। मतलब अनस्टेबल का मतलब है बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। ओजोन क्या है, हाईली रिएक्टिव होता है। इट इज़ फाउंड इन 2 डिफरेंट लेयर इन द एटमॉस्फेयर। ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज बैड बिकॉज इट डायरेक्टिज द एयर एंड हेल्प टू फॉर्म स्मोक। मीन्स ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में एक ओजोन है दैट इज़ बैड ओजोन। याद रखिएगा ओजोन बेसिकली 2 टाइप से है, बैड ओजोन आप बोल सकते हो फर्स्ट इज, एंड सेकंड इज गुड ओजोन। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, नाम से क्लियर है, जो हमारे लिए अच्छा होगा दैट इज़ गुड और जो हमारे लिए बेकार खराब है दैट इज़ बैड। तो बैड ओजोन कहाँ पर होती है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। मीन्स आप बोलोगे दैट इज ट्रोफोस्फेयर। ठीक है, ट्रोफोस्फेयर में होती है बैड ओजोन। और ये बैड ओजोन क्या करेगी, ये क्रिएट करती है स्मॉग। ये इन्वायरमेंट में रिएक्शन करके स्मॉग क्रिएट करती है। आपने शायद फील किया हो, दिल्ली वैली में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि जब स्मॉग की कंडीशन होती है, वहाँ पर ठंड नहीं है, मतलब बहुत कोल्ड क्लाइमेट नहीं है कि वहाँ पर स्मॉग हो रहा हो, या फॉग जिसको बोलते हैं, बट दैट इज़ स्मॉग। ये एक पॉल्यूटेंट है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो ये स्मोक क्रिएट हो गया, विच इज़ नॉट गुड टू ब्रीथ। ठीक है, ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज गुड बिकॉज इट प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग सम ऑफ द सन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। ये यूवी रेस को रोकता है, और वो जो यूवी रेस को रोकता है दैट इज गुड ओजोन। और गुड ओजोन कहाँ पर होती है, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, तो फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, देन सेकंड इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड वन इज मीजोस्फेयर, देन आयनोस्फेयर, देन इज एक्सोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर में जो है दैट इज बैड ओजोन, और जो स्ट्रेटोस्फेयर में है दैट इज गुड ओजोन। ठीक है, और गुड ओजोन का मेन फंक्शन क्या है, यूवी रे को रोकना। क्लियर, और यूवी रे हमारे लिए हार्मफुल है। तो अगर मैं यूवी रे की बात करूँ, ये मैंने शायद आपको डिस्कस भी किया है, यूवी रे की अगर मैं बात करूँ तो यूवी रे बेसिकली 3 टाइप की होती हैं, दैट इज़ यूवी रे ए, यूवी रे बी एंड यूवी रे सी। यूवी रे ए है, ये हमारे लिए बेनिफिशियरी है। मतलब यूवी रे ए एंड यूवी रे बी बेसिकली ये विटामिन डी का फॉर्मेशन करती हैं, विटामिन डी का फॉर्मेशन करती हैं, और ये ओजोन इस यूवी रे को नहीं रोकता। और ये यूवी रे मॉर्निंग टाइम पर आती हैं, मॉर्निंग के टाइम पर, इसीलिए बोला जाता है कि मॉर्निंग पे सन बाथ आप ले सकते हो, मॉर्निंग की हीट को आप ले सकते हो। बट जो यूवी रे सी है, इस यूवी रे सी ये टोटली हार्मफुल है, ये ह्यूमन के लिए हार्मफुल है। हार्मफुल का मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, नेगेटिव सिंबल यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं। नेगेटिव इम्पैक्ट का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं, म्यूटेशन करता है, स्किन डिजीज़ करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो यूवी रे सी बेसिकली, यूवी रे जो सी है, यूवी रे सी, यूवी सी को जो ओजोन है वो इनहिबिट करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ बताया है, ये एक डायग्राम से, ये अर्थ है, और ये है दैट वन इज फर्स्ट लेयर दैट इज ट्रोफोस्फेयर, दैट वन इज स्ट्रेटोस्फेयर, दैट वन इज मीजोस्फेयर, एंड लास्ट वन इज थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर, दैट वन इज एक्सोस्फेयर। तो ट्रोफोस्फेयर मतलब जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ट्रोफोस्फेयर में बैड ओजोन है, और जो स्ट्रेटोस्फेयर है दैट वन इज मेन ओजोन लेयर, दैट इज गुड ओजोन लेयर।
ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पर कि ओजोन का मेजरमेंट कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन बना है। द ओजोन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्निक आर वेरिड, सम ऑफ देम आर द डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड द फिल्टर ओजोनोमीटर कॉल्ड M83। ये बेसिकली जो ओजोनोमीटर फिल्टर है उसको M83 भी बोलते हैं, बट बेसिकली आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है वो डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये नाम वहाँ पर आपको मिलता है, ठीक है। एंड टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर in the Nimbus 7 satellite at STP means standard temperature and pressure. One Dobson unit is equal to 2.69 into 1020 molecules per square meter। ये है टोटल एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में 1 डॉप्सन यूनिट की में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम क्या करते हैं, ओजोन को मेजरमेंट करते हैं, बट यहाँ पर एक फिल्टर भी है जो ओजोनोमीटर के नाम से भी उसको जानते हैं, ऑल्सो नोन एज ओजोनोमीटर, दैट इज M83। फिर तो आई होप आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड व्हाट इज M83। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अब यहाँ पर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या टर्म है, बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पर सिंपल सा मैंने एक डायग्राम ऐड किया है। इस डायग्राम का से मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ, शो करना चाहता हूँ कि जो हमारा वेस्ट मैटर है उस वेस्ट मैटर को एब्जॉर्ब करने वाले कौन है, दैट इज़ प्लांट, ठीक है। तो प्लांट का मेन फंक्शन है कि जितने भी इमिशन है, जो भी बैड गैसेस हैं तो यूज़ करना, क्योंकि प्लांट क्या होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। और ये ऑक्सीजन में कन्वर्जन का मतलब क्या है, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज़ करके ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन में कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से क्या होता है, क्या टेक्निक है। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज ऑल्सो नोन एज CCS और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन describe the technologies designed to tackle global warming by capturing CO2 at power station, industrial site or even directly from the air। मीन्स हमको क्या करना है कि यहाँ पर जितने भी मैक्सिमम अमाउंट में जो कार्बन है उसको सेव करना है, स्टोर करना है, और वो करने वाला कौन है, दैट इज़ अ प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना है और वहाँ पर हमको क्या करना है, प्लांट का यूज़ करना है, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके फर्दर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मीन्स सिंपल सा मतलब ये है कि ट्रैपिंग ऑफ कार्बन, कार्बन को क्या करना है, ट्रैप करना है। ट्रैप का मतलब ये है बेसिकली आप उसको होल्ड अप करना है, पकड़ के रखना है। अब बात आती है व्हाट इज सिंक। सिंक जैसे आप वॉश बेसिन होता है, बेसिन है, उसी तरीके से यहाँ पर आता है सिंक, ठीक है। सिंक का मतलब है जैसे आप लोग हाथ पैर अपने साफ करते हो, तो एक सिंक में पर्टिकुलर एक पानी टैप से गिरता है, और इस सिंक का मतलब है कि ये इस वाटर को रिसीव करके एक पाइप के थ्रू नीचे की तरफ फेंक देता है। एक सेम फंक्शन यहाँ पर है प्लांट का, कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करके स्टोर करता हुआ जाता है और उसको फर्दर किस में कन्वर्ट करता है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। तो सिंक क्या है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में बी कैरिड आउट बाय पंपिंग कार्बन इनटू कार्बन सिंक एन एरिया दैट एब्जॉर्ब कार्बन, फॉर एग्जांपल ओशियन, फॉरेस्ट एंड सॉइल। क्योंकि जो ओशियन है उसमें भी फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, दैट दे आल्सो एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में प्लांट है और प्लांट भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि कार्बन सिंक का मतलब है कि सिंक एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया है, आप सिंक से याद रखिएगा जहाँ पर आप लोग यूज़ करते हो घर में। तो सिंक में एक पाइप से कनेक्ट होता है जो वाटर को रिटेन करके स्टोर करता है। सेम यहाँ पर है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिटेन करके वो स्टोर करेगा, और वो कौन है, हमारे सिंक कौन कौन है, दैट इज ओशियन, फॉरेस्ट एंड सॉइल। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट देखिए आप समझिएगा, यहाँ पर बेसिकली इस कार्बन क्रेडिट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ना होगा। हिस्ट्री मतलब थोड़ा सा एक कहानी समझनी होगी। आपने पढ़ा होगा कि दो टाइप की कंट्रीज़ हैं, दैट इज़ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड। डेवलपिंग का मतलब ये है कि जो लोग अभी क्या कर रहे हैं, डेवलप्ड हो, सॉरी आप बोल सकते हो कि टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके अपने आप को इंक्रीज़ कर रहे हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ होना चाह रहे हैं। जैसे इंडिया है एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ठीक है, अभी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें को हमको डेवलप करना है।
और डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या है कि जो लोग पूरी तरीके से फुल मैच्योर हैं, टेक्नोलॉजी को लेकर के फाइनली मैच्योर हैं और वो जो चाहे वो बना सकते हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ में हर टाइम किसी न किसी कन्वेंशन और प्रोटोकॉल में डिस्टर्ब रहता है कि आपके यहाँ कार्बन बहुत ज़्यादा इमिट होता है, हमारे यहाँ कार्बन कम होता है। तो डेवलपिंग कहते हैं कि देखो भाई, हम लोग अभी नए हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा हम पे छूट दे दो, मतलब हमको थोड़ा सा रियायत दे दो, हाँ हमारी थोड़ी हेल्प कर दो या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में। पर डेवलप्ड ऐसा नहीं करते हैं, वो डेवलप्ड बोलते हैं कि तुम डेवलपिंग कंट्रीज़ जो लोग हो, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना है, ठीक है, इंडिया है, वो बोलता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा कार्बन को इमिट करते हो और हम लोग क्या करें, हम लोग अपनी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करने के लिए हमको नए नए एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कार्बन का मिशन करते हैं। तो बेसिकली कार्बन क्रेडिट क्या है? कार्बन क्रेडिट का सिंपल सा मतलब ये है कि हमें एक सर्टिफिकेट मिलना है, एक परमिट मिलता है, और इस सर्टिफिकेट और परमिट का हम यूज़ कहाँ करते हैं? इस सर्टिफिकेट और परमिट का हम यूज़ करते हैं कि फर्दर डेवलप्ड कंट्रीज़ को ये दिखाने के लिए कि देखो हम लोगों को ये इतना टन कार्बन को इमिट करने की छूट मिली है, मतलब हमको ये चीज़ बोली गई है कि आप इतने टन कार्बन को इमिट कर सकते हो। क्रेडिट है ये, हमारे लिए क्रेडिट है, और ये क्रेडिट कौन देता है? डेवलप्ड कंट्रीज देती है, ठीक है, जिसकी जितनी अच्छी रेपो है उसको उतना ही ज़्यादा कार्बन का क्रेडिट मिलता है। तो बेसिकली कार्बन क्रेडिट का सिंपल सा मतलब ये है कि हाउ मच कार्बन यू इमिट इन अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो कार्बन क्रेडिट इज ए ट्रेडेबल सर्टिफिकेट और परमिट रिप्रेजेंटिंग द राइट टू इमिट ऑन 1 टन ऑफ कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये एक सर्टिफिकेट है, जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, जैसे कि मान लिया फॉर एग्जांपल मैं इंडिया की बात करता हूँ, और इंडिया में मुझे पता है कि ये एक प्लांट ए है और ये प्लांट बी है, एंड देन इज प्लांट सी। मुझे ऐसा लगता है कि प्लांट बी जो है ये बहुत ज़्यादा कार्बन को इमिट करता है, प्लांट सी जो है वो सबसे कम कार्बन को इमिट करता है, ठीक है। जो प्लांट ए है ये बहुत एवरेज है, कि बहुत ना ज़्यादा ना कम, बहुत एवरेज कार्बन को इमिट करता है। अब मुझे क्या करना है कि अगर मुझे किसी को सर्टिफिकेट देना है कि तुम इतने कार्बन को इमिट कर सकते हो, तो मैं सर्टिफिकेट दूंगा सी को, क्योंकि सी जो है वो कार्बन इमिट कम करता है। बी को तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि बी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा कार्बन को इमिट कर रहा है। हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर मैं इस बी को कार्बन क्रेडिट का सर्टिफिकेट दे सकता हूँ कि भाई तुम भी इतना कार्बन इमिट कर सकते हो। बट अगर मैं यहाँ पर इसको देता हूँ, जो सी वाला प्लांट है, सी वाले प्लांट को मैं दूंगा, तो बेसिकली ये उसके लिए हेल्पफुल होगा, जिससे ये आगे अपनी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकता है। तो ये एक बेसिकली कार्बन क्रेडिट का मतलब ये है कि यहाँ पर एक सर्टिफिकेशन है जो हेल्प करता है अपनी टेक्नोलॉजीज़ को बूस्ट अप करने के लिए, मतलब कार्बन इमिशन को कंप्लीट अप करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स का सिंपल सा मतलब है कि अगर आपने बहुत एक्सेस अमाउंट में, क्रेडिट से ज़्यादा अगर आपने कार्बन का यूज़ किया, कार्बन को इमिट किया, तो वहाँ पर आपके ऊपर एक टैक्स को इम्पोज किया जाएगा, ठीक है, और उस टैक्स की भरपाई की जाती है, लिया जाता है। तो दिस टैक्स इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ कार्बन contained in a fuel such as coal. The aim of this tax is cause less fossil fuels use and hopefully cause an initiative to use other source of energy. सिंपल सा मतलब ये है कि इस टैक्स का यूज़ करने का एक मतलब ये भी है कि कम से कम लोग कार्बन को यूज़ करें, ठीक है, कम से कम लोग पोल्यूशन को करें, और इसके जो अदर अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, ठीक है, सोलर एनर्जी का यूज़ करके एनर्जी को प्रोड्यूस करें। तो कार्बन टैक्स एक तरीके से जितने भी कार्बन इमिशन करते हैं, जितने भी कंट्रीज कार्बन इमिशन करते हैं, उनका पर्टिकुलर एक लिमिट फिक्स होती है कि आप इस लिमिट से ज़्यादा नहीं कर सकते। बट अगर वो जैसे ही उस लिमिट के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर एक टैक्स को इम्पोज किया जाता है, ठीक है। तो कार्बन को इमिट करने के लिए कार्बन टैक्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपने, आई होप आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ कार्बन टैक्स एंड व्हाट इज़ कार्बन इमिशन, ठीक है। कार्बन क्रेडिट क्या होता है, कार्बन टैक्स क्या होता है, और सिंक क्या होता है। बेसिकली जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ये एक तरीके से रेमेडीज़ है, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि कार्बन इमिशन को कम करने के लिए क्या क्या चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। ये कुछ टेक्निक्स है जिनका हम यूज़ करते हैं, ओके। तो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, आई होप आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। आपको यहाँ पर मेन मेन चीज़ें याद रखनी है, वो है आपका ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, ठीक है, कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं और ग्रीन हाउस से इफेक्ट क्या होता है। तो चलो आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है।
तो नेक्स्ट हमने अभी कार्बन टैक्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं हम क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो क्लाइमेट कंडीशन में क्लाइमेट में कंडीशंस जो चेंजमेंट है उसके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने ये वर्ड सुना होगा UNFCCC। इसका पूरा फुल फॉर्म याद रखिएगा, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लियर है। बेसिकली अगर आपको मैं बताऊं तो ये जो UNFCC है ये 1994 में डेवलप किया गया था। अभी इसकी पूरी हिस्ट्री आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसका डेवलपमेंट की बात हुई। बेसिकली अभी आप समझो कि व्हाट इज़ UNFCCC एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ UNFCCC फॉर क्लाइमेट चेंजेस। UN Summit Conference on Environmental and Development UNCED held in Rio de Janeiro in June 1992 adopted by consensus the first multilateral legal instrument on climate change, the UN Framework Convention on Climate Change और the UNFCCC। बेसिकली आपको यहाँ पर बस एक चीज़ याद रखना है, दैट इज़ कि जो फर्स्ट समिट हुआ था वो हुआ था रियो डी जेनेरो में, और इसको ही हम बोलते हैं अर्थ समिट, ठीक है। अर्थ समिट जो मेन है वो किसी नाम से आता है। अर्थ समिट कब हुआ था? 1992 में ब्राज़ील रियो डी जेनेरो में हुआ था। मेन है, इम्पोर्टेंट है, और वहीं पर UNFCCC के फॉर्मेशन की बात हुई थी कि क्लाइमेट को कंजर्व करने के लिए, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हमको क्या क्या कदम उठाने चाहिए, क्या क्या किस किस तरीके से हमें प्लान्स बनाने चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। तो UNFCCC entered into force on March 21, 1994 and has been ratified by 197 countries। मीन्स वहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर 197 कंट्रीज़ ने इसको रेटिफाई किया हुआ है, मतलब यहाँ पर ऐड है इसके अंदर। और ये 1994 में एक्टिवेट हो गया था, मतलब फाइनली रेडी हो गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है UNFCCC। अब मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता देता हूँ कि बेसिकली कहानी क्या थी। उसको समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक सीट ऐड किया हुआ है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच की जो लड़ाई थी कि डेवलप्ड बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं या डेवलपिंग बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, इस चीज़ को कवर अप करने के लिए सबसे पहले एक समिट हुई थी, वो हुई थी स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम, उसको बोलते हैं स्टॉकहोम समिट, ठीक है। स्टॉकहोम समिट ये 1972 में हुई थी। यहाँ पर ये डिसाइड करना था कि जो पोल्यूशन है जो इंक्रीज़ हो रहा है धीरे धीरे, इसको किस तरीके से कवर अप किया जाए। तो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में इसी बात को लेकर के डिस्प्यूट था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा करते हैं या डेवलप्ड कंट्रीज़ करते हैं। तो बेसिकली स्टॉकहोम समिट में कुछ नहीं हुआ और ये सब वापस हो गए अपने अपने घर। इस स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 को फिर से सेलिब्रेट करने के लिए इसके 20 ईयर्स बाद, आफ्टर 20 ईयर्स क्या किया, दोबारा से एक समिट करी, और वो समिट किया हम लोगों ने रियो डी जेनेरो में, जो ब्राज़ील में है। और रियो डी जेनेरो में इस समिट को कंप्लीट किया, और इस समिट को बोलते हैं अर्थ समिट। अर्थ समिट याद रखिएगा आप ये कि ये वाला जो समिट था दैट इज़ अर्थ समिट, और इसके 20 ईयर्स बाद हुआ था, मतलब ये हुआ था 1992 में। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि स्टॉकहोम जब समिट हुआ था, स्टॉकहोम समिट 1972 में क्रिएट हुआ था। आफ्टर 20 ईयर्स के बाद आप इसको ऐड करोगे 20 ईयर्स, तो 1992 में रियो डी जेनेरो में फिर से सब लोगों को मिलाया गया कि यहाँ पर आओ और हम डिस्कस करते हैं, और इसको बोला जाता है अर्थ समिट या रियो समिट। इन दोनों नाम से ये बहुत ज़्यादा फेमस है, क्लियर। तो ये इतना समझ में आ गया आपको। अब क्या हुआ यहाँ पर कि ये जो 1992 में यहाँ पर ये जो रियो समिट हुआ है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में, यहाँ पर डिस्कस किया गया कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो क्लाइमेट चेंज के लिए काम करे, उसके लिए फंक्शन करे, कुछ सोचे कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर लोगों ने डिस्कस करके एक इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन किया, दैट इज़ UNFCCC। द फुल फॉर्म इज़ UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अभी मैंने बताया UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये इसके आफ्टर 2 ईयर्स
1992 के बाद आप 2 ईयर्स को ऐड करोगे तो यहाँ पर आएगा 1994। 1994 को ये फाइनली एक्टिवेट हो गया और बोला गया कि यहाँ पर अब जितनी भी मीटिंग होंगी उसको हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज़ कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ये वर्ड आप बहुत सुनते हैं, कॉप 10, कॉप 11, कॉप 12, कॉप 15, कॉप 20, 21, ये इंपॉर्टेंट है। तो कॉप कहाँ से आया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ये ओरिजिनेट हुआ UNFCCC और ये UNFCCC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज विच इज़ क्रिएटेड इन 1994। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई यहाँ पर। अब यहाँ से क्या हुआ, मीटिंग स्टार्ट हुई। अब डिसाइड किया गया कि पर ईयर, हर साल हम मिलेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रही है और किस तरीके से हमको कंजर्व करना है। तो 1994 के नेक्स्ट ईयर आएगा 1995 और 1995 में जो आपका कॉप होगा दैट इज़ कॉप 1, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 1। क्लियर। और ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हैं इनके अपने अलग अलग एरिया होते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कॉप 1 की, तो कॉप 1 जो हुआ था ये जर्मनी में हुआ था। आपको सारे याद नहीं रखने हैं, जो मेन है वो मैं बता दूंगा आपको। बर्लिन जर्मनी में हुआ था, ये हुआ था कॉप 1। क्लियर। उसके बाद इसी तरीके से कॉप 1 हुआ, कॉप 2 हुआ, कॉप 3 हुआ, कॉप 4, हर एक साल में एवरी ईयर ये सारी जितनी भी मीटिंग्स हैं सबमिट हैं, ये कंप्लीट होती हैं। इस तरीके से जब कॉप 3 की अगर मैं बात करूं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो कॉप 1 मैंने आपको बोला कि कॉप 1 कब हुआ था, 1995 में। ठीक है, तो कॉप 1 था हमारा 1995 में। देन कॉप 2, कॉप 3, तो हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉप 3। कॉप 3 हुआ था हमारा 1997 में और ये जो हुआ था यहाँ पर क्योटो, ये क्योटो एक शहर है जापान का, यहाँ पर ये हुआ था और यहाँ पर डिस्कस हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल अगर आप बात करोगे तो क्योटो प्रोटोकॉल कॉप 3 जो सबमिट हुई थी क्योटो जापान में है, तो यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस हुआ था इसके बारे में। और क्योटो प्रोटोकॉल में बात क्या की गई थी, क्योंकि हमको क्लाइमेट कंडीशंस कंजर्व करना है, क्लाइमेट को कंजर्व करना है, कंडीशंस को रोकना है और क्लाइमेट को किसी तरीके से बचाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात हुई थी कि हमको क्या करना है, ग्रीन हाउस गैस को डिक्रीज करना है। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, दैट इज इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, बट आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारा जो कॉप 3 है, जो कॉप 3 1997 में हुआ था, बेसिकली ये क्योटो प्रोटोकॉल जो एक्टिव हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल जो एक्टिव हुआ है, ये आप ध्यान रखना ये 2005 में एक्टिव हुआ है। क्लियर है, 2005 में ये एक्टिव हुआ है। ओके, अब इसके बाद एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि 2001 में कॉप 7 हुआ था, कॉप 7। ये कॉप 7 कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था मराकेश, मराकेश, मराकेश मोरक्को में। ठीक है, मोरक्को में था, दैट इज मराकेश। और यहाँ पर इस मराकेश में, मोरक्को में, मतलब कॉप 7 में जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 7 हुई थी या 2001 की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर कुछ रूल्स का फॉर्मेशन किया गया था। और रूल्स फॉर व्हाट, किसके लिए रूल्स, ग्रीन हाउस इमिशन को कम करने के लिए कुछ रूल्स को बनाया गया था। मतलब आप ये बोल सकते हो कि फाइनली क्योटो प्रोटोकॉल को किस तरीके से हम एक्टिव करेंगे, उसके जो रूल्स होते हैं वो किस तरीके से क्रिएट होंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है ग्रीन हाउस इमिशन के लिए है। और ये जो फाइनली क्योटो प्रोटोकॉल जो एक्टिव हुआ है वो 2005 में एक्टिव हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल में जो रूल्स है, ठीक, वो रूल्स मराकेश या मोरक्को में हुए थे। क्लियर है, दैट इज कॉप 7। तो कॉप 7, कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ओके, तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। चलो थोड़ी सी एक बात और समझ लो आप। बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया यहाँ पर, मतलब इस UNFCCC इनने मिलकर क्या डिसाइड किया, यहाँ पर इन्होंने फेज़ बनाई, मतलब इन्होंने कुछ स्टेप्स क्रिएट करे कि किस तरीके से हम इसको कवर अप करेंगे और इसको 2 फेज़ में ब्रेक किया। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ। फेज़ जो फर्स्ट थी ये 2008 से 2012 तक थी, 2008 to 2012। और यहाँ पर बेसिकली हमने डिस्कस ये किया कि
1990 के टाइम पर 1990 के टाइम पर जो ग्रीन हाउस गैस थी उसका जो कंसंट्रेशन था उससे 5.2% डिक्रीज करना ग्रीन हाउस एमिशन को। मतलब 1990 में जितनी भी ग्रीन हाउस गैस थी उससे 5.2% ग्रीन हाउस गैसेस को डिक्रीज करना। तो फर्स्ट फेज तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक, बट हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाए, मतलब ये हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया था। सेकंड फेज की अगर बात करें तो ये सेकंड फेज जनवरी 2013 से स्टार्ट हुआ है और ये दिसंबर 2020 तक जाना है। ये सेकंड फेज था और सेकंड फेज का मेन टारगेट क्या था कि 1990 से ही हमने जो बेस बनाया, बेसिकली हमने 1990 को क्या बनाया, एक बेस डिसाइड किया है, बेस ईयर 1990 से जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं 18% कम करना। कितनी ग्रीन हाउस गैसेस कम करना, 18%। तो ये टारगेट है हमारा 18% का, पुराना टारगेट था हमारा अप्रॉक्स एवरेज 5.2% का। और ये जो सेकंड फेज है, ये सेकंड फेज दिसंबर 2020 में कवर अप हो जाएगा, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो ये था थोड़ा सा एक तरीके से एक थोड़ा सा प्रोफार्मा, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ UNCCC और ये कब क्रिएट हुआ, व्हाट इज़ कॉप, क्योटो प्रोटोकॉल कब आया, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आप कुछ वर्ड पढ़ते हो, एजेंडा 21, एजेंडा 21। बेसिकली एजेंडा 21 का मतलब क्या है कि जब 1992 में अर्थ समिट हुआ था तो वहाँ पर हमने टारगेट रखा था। टारगेट का मतलब ये है कि हम 21 मतलब 21 साल बाद, आफ्टर 21 ईयर्स हम देखेंगे कि हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं। मतलब हमने 21 सेंचुरी की बात करी थी। यहाँ पर एजेंडा 21 का कुछ मतलब नहीं है, सिंपल सा मतलब है कि ये 1992 मतलब जब हमारा अर्थ समिट हुआ था, रियो समिट हुआ था, वहाँ पर जब हमने UNFCCC को क्रिएट किया, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, वहाँ पर हमने ये एजेंडा 21 रखा कि हम 21 सेंचुरी में देखेंगे कि क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। तो एजेंडा 21 इज येट अनदर आउटकम ऑफ द 1992 अर्थ समिट, याद रखिएगा। इट इज़ द वॉलेंट्री एक्शन प्लान फॉर द यूनाइटेड नेशन रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज SD। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम जितने भी रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं वो रिसोर्सेज कभी ऐसा ना हो कि ख़त्म हो जाएं, मतलब पूरी तरीके से ओवर हो जाएं। जैसे वाटर हो गया, फ्यूल्स हो गए, ठीक है, ये हमारे रिसोर्सेज हैं। ठीक, इन रिसोर्सेज को हमको सेव करना है जिससे फर्दर हमारी जो जनरेशन है वो जनरेशन भी इस रिसोर्सेज का यूज़ कर सके। ऐसा ना हो कि हम वाटर का इतना यूज़ कर लें, इतना यूज़ कर लें और इतनी तरीके से उसको वेस्ट कर दें कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो वाटर के लिए बहुत ही वह प्रॉब्लम क्रिएट हो उसके लिए। तो सस्टेनेबल का मतलब ये है कि हमको डेवलपमेंट तो करना है पर डेवलपमेंट के साथ साथ रिसोर्सेज को सेव करके रखना है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है रियो 5। रियो 5 का कुछ नहीं है, एक आता है रियो 5, एक आता है रियो 10, ठीक है, ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे, रियो 15, रियो 20। इसका मतलब ये है कि जो रियो रियो हुआ था, रियो 1992 में हुआ था, 1992 के बाद हमको 5 ईयर ऐड करना है, दैट इज़ 1997। अगर मैं बोलूँ रियो 10, तो रियो 10 का मतलब ये है कि रियो हुआ था 1992 में और यहाँ 10 ईयर को ऐड कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 2002 आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये क्या करते थे कि 5 ईयर के लिए हम टारगेट सेट करते थे कि रियो 5 मतलब 5 ईयर बाद हम चेक करेंगे कि हमारी क्या क्या हमने इंक्रीमेंटल, हमारी ग्रोथ क्या है, और फिर हम रियो 10 का मतलब ये है कि आफ्टर 10 ईयर हमने क्या ग्रोथ करी है। तो ये कुछ वर्ड अलग नहीं है। रियो 5 का मतलब ये है कि जब रियो समिट, अर्थ समिट हुआ था, उससे 5 ईयर बाद हम हमारी क्या पोजीशन है। तो द रियो 5 वॉज द स्पेशल सेशन ऑफ द UN जनरल असेंबली ऑर्गेनाइज्ड इन 1997। देखो 1997 में ऑर्गेनाइज किया गया, मतलब आफ्टर 5 ईयर, फॉर अप्रेजल ऑफ 5 ईयर ऑफ प्रोग्रेस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडा 21। क्योंकि एजेंडा 21 तो हमारा टारगेट है, इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमने सबको बुलाया कि 5 ईयर बाद हम मिलते हैं। अब एक वर्ड आता है LA21। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LA? दैट इज लोकल प्रोग्राम, ठीक है, लोकल प्रोग्राम या लोकल एजेंडा, सॉरी, द फुल फॉर्म ऑफ LA मीन्स लोकल एजेंडा 21। तो लोकल प्रोग्राम एज पर रिकमेंडेशन इन एजेंडा 21 इज नोन एज लोकल एजेंडा 21। लोकल एजेंडा का मतलब ये है कि हम बेसिकली लोकली हम क्या क्या यूज़ करते हैं,
ठीक है। हम ग्राउंड लेवल में क्या क्या फंक्शन कर रहे हैं उसको हमने नाम दिया LA21, दैट इज़ लोकल एजेंडा 21। उतना बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रियो 5, रियो 10, रियो 15, एजेंडा 21 ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, दैट इज़ रियो 20। तो रियो 20 का सिंपल सा मतलब ये है कि आपको क्या करना है, रियो कब हुआ था 1992 में, आपको 20 ईयर्स को ऐड कर देना है। तो 20 ईयर्स को ऐड कर दोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2012। तो 12 के टाइम पर हमारा क्या टारगेट रहा है, यह है दैट इज़ रियो 20। तो रियो 20 इज़ द शॉर्ट नेम ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच टुक प्लेस इन रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील इन जून 2012, 20 years after the landmark 1992 अर्थ समिट इन रियो। रियो में जो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, उसके 20 ईयर्स बाद हमने फिर से रियो में एक समिट किया और यहाँ पर जो टारगेट रखा दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये कब कंप्लीट हुआ था 2012 में। तो आपको याद रखना है कि रियो +5 क्या है, रियो +10 क्या है, रियो +20 क्या है, और ये 20 और 5 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड का मतलब ये है कि बेसिकली ये एक टाइप का फंड है जो प्रोड्यूस किया जाता है और हेल्प के लिए, मतलब जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सब हेल्प करने के लिए ऐसा करते हैं। ये फाउंड कब हुआ था, दैट इज़ 2010 में फाउंड किया गया था। द ग्रीन क्लाइमेट फंड वॉज अडॉप्टेड एज फाइनेंशियल मैकेनिज्म ऑफ द UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये UNFCCC का एक तरीके से फाइनेंशियल मशीन है, ये मैकेनिज्म है जो क्या करता है, हेल्प करता है किसके लिए, ग्रीन क्लाइमेट के लिए, मतलब इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। क्लियर है? और ये कब क्रिएट हुआ था 2010 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, द शॉर्ट फॉर्म इज NGRBA। NGRBA, that is National Ganga River Basin Authority, was constituted on Feb 2009 under the Environmental प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो आपको याद रखना है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये कब आया था 1986 में आया था। और NGRB का मेन फंक्शन क्या है, इज अ प्लानिंग, फाइनेंशिंग, मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी फॉर द सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, अब बेसिकली जो गंगा रिवर है इसको कंजर्व करने के लिए ये अथॉरिटी का फॉर्मेशन किया गया। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ों को कवर अप कर लिया। आई होप आपको ये बारी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे कि जितने भी ये बेसिक चीज़ें थी वो हमने सारी कवर कर ली हैं। एक क्लास में, मतलब नेक्स्ट आपको वीडियोस में क्या मिलेगा, वहाँ पर हम सारे एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में मैंने आपसे डेवलप नहीं किया, डिस्कस नहीं किया कि व्हाट इज़ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या क्या मेन फंक्शन है। ठीक है, कि गाली एग्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, ये सारे जितने भी हैं, जैसे डरबन में एक समिट हुआ था वो किस चीज़ के लिए हुआ था, साइट्स क्या होता है, व्हाट इज साइट्स, तो जितने भी वर्ड्स हैं ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर आपसे डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू स्टूडेंट्स।